नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि अगर विपक्षी दल एक हो जाएं तो बीजेपी को 100 सीट पर निपटाना मुश्किल नहीं होगा। कांग्रेस ने भी उसी मंच से नीतीश कुमार को जवाब दिया और कहा कि आप चिराग जलाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन महागठबंधन का नेता कौन होगा, इस पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। वहीं बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस बयान पर चुटकी ली। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो दिल्ली चलाने का सपना देख रहे हैं वो पहले बिहार तो ठीक से चला लें। और उसी दिन यानी कल ही पटना शहर मामूली पार्किंग विवाद से सुलग उठा। इस दौरान 2 पक्षों में खूनी झड़प हुई। खबर है कि करीब 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। गोलीबारी और हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के बैंक्वेट हॉल और गोदाम को भी फूंक डाला। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। हालात इस कदर बिगड़े कि पटना के जेठुली इलाके से शुरू हुई चिंगारी बड़ा शोला बन गई। उत्पाती भीड़ ने खुलेआम पटना की सड़कों पर आतंक मचाया। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में बवाल के बीच लाचार नजर आ रहे थे कि उनके करीबी रहे पार्टी संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज उनसे हाथ छुड़ा लिया। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने न सिर्फ पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया बल्कि नीतीश कुमार की नीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए। आपको याद दिला दें कि कल ही बीजेपी ने उनसे कहा था कि वो पहले बिहार तो संभाल ले, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देखे। अब मैं बताता हूं कि आज ये बड़ी बहस क्यों हो रही है। आज ये बड़ी बहस इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली का सपना देखने वाले नीतीश कुमार बिहार में लाचार नजर आ रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन सरकार के मुखिया अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जोड़ने की बात करने वाले नीतीश कुमार का उनके अपने ही साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि बार बार मन बदलने वाले नीतीश कुमार की बातों पर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। हर एक पहलू पर करेंगे सार्थक बहस, लेकिन सबसे पहले अभी तक का अपडेट। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। अगर मेरा चिरौआ को अगर मान लीजिएगा कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। चिराग जलाइए आप, हम आपका स्वागत करेंगे। चिराग जलाइए, दिवाली हम मिलकर बनाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि चले आप देश के प्रधानमंत्री बनने, सबको जोड़ने के लिए, और बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार बिखर रहा है, जनता अपराधियों से त्रस्त है। ऐसा नहीं है कि बिहार में ही बढ़ रही हैं, पूरे देश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। यहाँ भी वो हालत है। ये कोई शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ तो है नहीं, बाबा की नगरी जहाँ सब लोग एकदम धर्म परायण हो। पूरे बिहार में 17 साल में कुछ समाधान, उनकी गुडविल बन नहीं पाया। राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और अब वो चले हैं, उनका इकबाल ही खत्म। बाबू कोई वैकेंसी है नहीं, फिर भी काहे परेशान है आप? बिहार संभालिए ना। जो नया आपने स्वार्थी गठबंधन बनाया है उसको ठीक करिए, जेटली में शांत करिए, अपराधियों पर नियंत्रण करिए। तो इसी पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं नीतीश कुमार ने क्या बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सब साथ मिलकर लड़े तो बीजेपी 100 के नीचे सिमट जाएगी। लेकिन बीजेपी ने उनके सुशासन पर ही सवाल उठा दिए। हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा चिरौआ को अगर मान लीजिएगा कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शियार मेरा कदीम है। जहां रोशनी की कमी दिखी वहीं चिराग जला दिया। चिराग जलाइए आप, हम आपका स्वागत करेंगे। चिराग जलाइए, दिवाली हम मिलकर बनाएंगे। न तो
नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये तो वही कहावत है, एकजुट हो जाएं। भाई एकजुट कभी हो सकते हैं क्या? आज तक कभी एकजुट हुए हैं क्या? ये आज़ादी के 75 साल में केवल 77 में जेपी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट हुआ था। उसके बाद आज तक कभी विपक्ष एकजुट नहीं हुआ। तो मेरे साथ इस पूरी बहस के अंदर महागठबंधन के नेता भी होंगे, क्योंकि उनकी ही सरकार पर सवाल है। जेडीयू के नेता भी होंगे, आरजेडी के भी होंगे, और साथ ही साथ कांग्रेस के भी अजय उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। फटाफट सबका परिचय करा देता हूं। गुरु प्रकाश जी प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। अजय उपाध्याय जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रोफेसर हैं, कई पुस्तकें लिख चुके हैं। अजय आलोक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक जमाने में जेडीयू में होते थे लेकिन अब नहीं है। सुनील सिंह जी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ अन्य पार्टियों के लोग भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं तस्वीरें दिखाई जाएं जिसमें सीएम हाउस से 35 किलोमीटर दूर धू धू कर आग जल रही है और कोई बुझाने वाला भी नहीं है। ये पटना के अंदर आग क्यों लगी हुई है सुनील सिंह जी? सभ्य समाज में अपराध का स्थान नहीं होता है दीपक जी, लेकिन दुखद है कुछ आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति अपराध करते हैं। उसी क्रम में एक अपराधी ने इस अपराध किया है, मगर निश्चित मैं आपके चैनल के माध्यम से यह आश्वस्त करता हूं आपके व्यूअर को कि हर एक आपराधिक घटना को हम चुनौती के रूप में लेते हैं और सरकार अपराधी पाताल में भी छुपा रहेगा तो ढूंढ निकालेंगे और उसको डिटेंट पनिशमेंट देंगे कि एक अपराधी को सजा 100 को सीख वाली बातें होंगी। लेकिन एक घटना को लेकर के आप इस तरह का पिक्चर पेंट कर देते हैं कि पूरे राज्य में ये हो रहा है, ये वास्तविकता नहीं है दीपक जी। देखिए कमोबेश सारे राज्यों में, आप हाल में दिल्ली में देखते हैं, मैं जस्टिफाई नहीं करता किसी अपराध को। आपने दिल्ली में देखा जो वो कांड हो गए, तो एक कांड से पूरी दिल्ली खराब थोड़ी हो जाती है। निश्चित ही ये एक आपने इसके लिए संवेदनशील किया है और सरकार इस ऐसे मामलों में संवेदनशील है। और माननीय मुख्यमंत्री अपराध से किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज और समझौता नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि एक बार फटाफट वो ग्राफिक्स दिखा दिए जाए। मैं शुरू से कर दूं, पहले ग्राफिक्स से दिखाइए। हम पिछले 2 महीने के अपराध की बात कर रहे हैं। सुनील सिंह जी सुनिएगा, मैं सिर्फ एक अपराध के आधार पर नहीं बोल रहा हूं। और यहां पर यादवों के 2 गुट में संघर्ष था। 3 फरवरी का मामला है। जेडीयू नेता का पति नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार। 30 जनवरी 2023 रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की आरा में धारदार हथियार से हत्या। 26 जनवरी 2023 कहासुनी के बाद दंपति की गोली मारकर हत्या, यह मधुबनी में हुआ। बिहार में बेकाबू बदमाश 25 जनवरी 2023 आरजेडी नेता के बेटे को कार से निकालकर गोली मारी। बिहार में बेकाबू बदमाश 24 जनवरी 2023 पटना में दो गुटों में खूनी जंग। 19 फरवरी 2023 वैशाली में 10 साल की बच्ची पर केरोसिन डालकर आग लगाई। नाबालिग छात्रा की पीट कर पूर्णिया में 18 जनवरी 2023 को हत्या कर दी गई। बहुत सारे हैं सुनील सिंह जी, इसलिए एक इंसिडेंट, एक अलहदे इंसिडेंट से मैं इसका कंपैरिजन कतई नहीं कर रहा हूं। आप क्या कहेंगे? दीपक जी देखिए, आपने जितनी घटनाएं बोली आपराधिक घटनाएं, इसका अगर उद्भेदन देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मामलों में उद्भेदन हो चुका है, दोषी पकड़े गए हैं। और अगर मान लीजिए पूरे अगर डेटा की बात करें तो राज्य केंद्र सरकार की संस्था है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अगर उसके आप आंकड़े देख ले, वो हमारी संस्था नहीं है, तो उसके आंकड़े में भी बिहार अन्य राज्यों के मुकाबले काफी निचले पायदान पर है। तो भी ये खुशफहमी के लिए हम नहीं मानते कि हम बहुत खुशफहमी में रह जाएं, लेकिन हाँ कमोबेश हर राज्य में कुछ आपराधिक व्यक्ति में आप टीवी में और अखबार में देखेंगे तो आपराधिक घटनाओं का जिक्र होता है। लेकिन बिहार एक प्रकार से अलग है कि जो आपराधिक घटनाएं होती हैं ये बड़ा में छपा गया और उसके जब उद्भेदन होता है तो छोटे में छपा गया। आपके ऐसा स्ट्रीम चैनल भी उद्भेदन का जिक्र कम करता है। ज्यादा केसेस में उद्भेदन हो चुके हैं और अपराधी दंडित किए जा चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं, अपराधी दंडित हो चुके हैं। सीधे अजय आलोक जी के पास चलता हूं। अजय आलोक जी, क्या सभी के इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं? और मैं मूल मुद्दे पर आऊंगा सुनील सिंह जी, इसके बाद सरकार का इकबाल बुलंद है या चला गया? अजय आलोक जी। देखिए, नीतीश जी के बारे में एक कहावत थी, पहले एक बहुत अच्छा शेर था, इस जहां में अहले इमाम मानिंदे खुर्शीद होते हैं, इधर से डूबे उधर से निकले, उधर से डूबे इधर से निकले। तो ये चला दौर, वो दौर अब खत्म हो गया। अब डूब के निकलने वाले नहीं, अब डूब गए। तो ये शेर अब उन पे लागू नहीं होता है। जिस पुलिस विभाग में खुले तौर पे
डीजी और आईजी आपस में गाली गलौज करते हों और वो देश की सुर्खियां बटोरता हो, उस पुलिस विभाग के पुलिसकर्मियों का मनोबल क्या होगा? जिस फोर्स को डिसिप्लिन होना चाहिए, उस फोर्स के शीर्ष नेतृत्व पर बैठी हुई डीजी अपने माताहत आईजी को गालियां देती है और यह पब्लिक डोमेन में आ जाता है। और चीफ मिनिस्टर इस पे एक विभागीय इंक्वायरी बैठा के आईजी को ही सो क्वेश्चन नोटिस देते हैं। डीजी से नहीं पूछा जाता है कि आपने इस तरह की भाषा क्यों प्रयोग की। तो यह है पुलिस विभाग के मनोबल का कहानी। देखिए, ये आपराधिक घटना जो आप आज दिखा रहे हैं, ये पटना शहर में हुआ है और ये पटना शहर में पहले दिन हुआ। जब पुलिस गई तो पुलिस को पहले खदेड़ दिया गया। ये क्यों होता है? ये तब होता है जब अपराधियों में पुलिस का खौफ, पुलिस का इकबाल खत्म हो जाए कि अब हमें अब नहीं सल्टा लेना है, पुलिस की जरूरत नहीं है। उसके घटना के दूसरे दिन फिर सुबह में जब शव आया जिसकी एक मृत्यु हो गई थी, फिर पुलिस गई, फिर पुलिस पे आगजनी या पुलिस पे पथराव किया गया। इसका मतलब कि लॉ ऑफ द लैंड लोगों के हाथ में आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इस बवाल को बुलंद कैसे करना है, ये तो बिहार की जनता तय करेगी। ठीक है, आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुख्यमंत्री के हाथ में है और मुख्यमंत्री जी का एक पैसे का ध्यान नहीं है, क्योंकि वो बातों को भूल जाते हैं। ये बिहार में सब कोई जानता है कि वो 1 घंटा पहले जो ऑर्डर देते हैं वो 1 घंटा के बाद भूल जाते हैं। तो क्या ऑर्डर चल रहा है? कोई ऑर्डर नहीं है, कंप्लीटली डिसऑर्डर है। ऑर्डर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, ऑर्डर नहीं है, कंप्लीटली डिसऑर्डर है। अजय जी, आप इनको खेवनहार बनाना चाहते हैं अपनी नैया का, आप उनको कह रहे हैं चिराग जलाइए, लेकिन एक चिराग ने तो बिहार में उनको काफी जलाया। मैं चिराग पासवान की बात कर रहा हूं। और मैं साथ साथ ये भी पूछ रहा हूं कि जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं वो बीजेपी को 100 पर कैसे सिमटा देंगे? ये सवाल भी उठेगा अजय जी। प्रश्न बहुत अच्छा है। नीतीश जी के बारे में जितनी भी धारणाएं बना लें हम और जितनी भी बातें कर लें, लेकिन इस सच्चाई को हम सबको स्वीकारना होगा कि बिहार की राजनीति के लिए अपराजय योद्धा हैं वो पिछले 20 साल से, और उनकी रणनीति, उनकी राजनीति ठीक है। हो सकता है कई बार भाजपा के साथ रहते हैं तो मीठे मीठे हो जाते हैं, हमारे साथ आते हैं तो कड़वे कड़वे हो जाते हैं। आजकल वैसे भी भाजपा के बिहार के जितने नेता हैं, केंद्रीय स्तर पर मोदी जी ने उन लोगों को बेरोजगार कर दिया है। उन लोगों के पास, बेचारे के पास कोई काम नहीं है, करें क्या? तो वो लोग जो है आए दिन पानी पी पी करके गाली देते रहे बिहार प्रशासन को। आपने 2 महीने का रिपोर्ट दिखाया है दीपक जी। मैं ये दावे के साथ कहता हूं पिछले 1 साल 1.5 साल का भी रिपोर्ट आप देखेंगे तो यही परिस्थिति बिहार में रही, उस समय भी और आज भी। मैं कहता हूं कि अच्छी बात नहीं है। अपराध किसी भी समाज के लिए असहनीय है। समाज का विकास रुकता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में, किसी देश के किसी कोने में। अच्छा अजय जी, जब वो बीजेपी के साथ थे तब भी वो तब हो जाता है जब सरकारें बदलती। एक सवाल, काउंटर सवाल, आपने काफी बोल दिया। जब नीतीश जी बीजेपी के साथ थे तब भी योद्धा थे। मैं पूरे निरपेक्षता के साथ बात करता हूं। वो थे तभी 15 साल से वो मुख्यमंत्री थे। यहां कहीं कोई दो मत नहीं है। हम वैसे दोहरे चरित्र वाले लोग नहीं हैं जो भाजपा आज पी पी कर गाली दे रही है, और वही जब उनके साथ थे तो वो सबसे बड़े उनके लिए आइडियल थे, वैचारिक व्यक्ति थे। वो थे, उस समय भी थे, तभी तो हम सत्ता में नहीं आ पाते थे। अरे याद कीजिए ना 2020 के चुनाव में क्या हुआ था। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार का तो चेहरा ही नहीं लगाया था बीजेपी ने। नीतीश कुमार का तो चेहरा ही नहीं लगा था पूरी कैंपेन में बीजेपी में, क्योंकि जानते थे इनका चेहरा लगाया तो वोट नहीं आएंगे। मानते ना इस बात को? आप तो खूब बिहार जानते हैं अजय जी। नहीं, वो तो एक चेहरा नया लगाया था इन लोगों ने। चेहरे जी दीपक जी, चेहरे के अंदर कई चेहरे बीजेपी के हैं, और एक चिराग पासवान भी उनके चेहरे के अंदर एक चेहरे थे और उसको लगाया था। अभी जैसे आप दिखा रहे थे एक प्रोमो, एक और भाई साहब हैं अभी कुशवाहा जी, उन पर चर्चा आप जरूर करेंगे। वो भी कई बार चेहरे बदलने में माहिर व्यक्ति हैं, और ऐसे चेहरों से ही भाजपा चाहती है। नीतीश जी से सीख लेना अजय भाई, सब नीतीश जी से सीख लिए। समझदार हैं और बिहार मारेंगे ना। देखिए आप भी मुस्कुरा रहे हैं। इसको हमारे यहाँ कहते हैं, वो मेरी माँ एक कहावत कहती थी, मन मन भावे बात मूडी हलावे। दिखाइए ना, पूरे पैनल को दिखाइए। आप भी मान गए कि पलटने का खेल उपेंद्र कुशवाहा हो, बाकी हो सब नीतीश जी से सीख गए। नहीं, ये तो पलटने का खेल पुराना है, और ये भाजपा ने ऐसे खेल को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी भी वो लगातार कर रही है। लोगों को पलटाओ, सत्ता को पलटाओ,
जनता को पलटाओ। अब तो जनता को भी पलटाने की हालत आ गई है। आप देख ही रहे हैं किस तरह का हालात है। और सिर्फ अपनी सियासत करो, कहीं ना कहीं उससे सिर्फ डर गए, अपनी सियासत करो। आप चेहरे पे चेहरे बिठा देते हैं गुरु प्रकाश जी, और आपने चिराग को बिठाया। अजय उपाध्याय जी का ये आरोप है, चिराग ने जो है नीतीश जी का घर जला दिया, ये भी आरोप है। और साथ ही साथ आरोप ये भी है कि इस तरह की राजनीति तो बीजेपी करती है। हम तो दो टूक साफ राजनीति करते हैं, ये तोड़ पकड़, इसको पकड़ा उसको छोड़ा, इसको पकड़ा उसको छोड़ा, ये राजनीति तो बीजेपी का ट्रेडमार्क है। यही आरोप लगा रहे हैं आप पे अजय उपाध्याय जी। नहीं दीपक जी, देखिए बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा के पटल पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था? दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, पीड़ित, उनका देहांत हुआ था। नीतीश कुमार जी ने असंवेदनशीलता का पराकाष्ठा हुआ। कहते हैं पियोगे तो मरोगे। ये सीएम है, ये मुख्यमंत्री है। देखिए नीतीश कुमार जी और कुर्सी छोड़ो कुर्सी पकड़ो ये गेम खेल रहे हैं। इनका इतिहास रहा है लोगों को ठगने का। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को किसने ठगा? नीतीश कुमार जी ने। दिग्विजय सिंह जी को किसने ठगा? नीतीश कुमार जी ने। जया जेटली को किसने ठगा? नीतीश कुमार जी ने। शरद यादव को किसने ठगा? नीतीश कुमार जी ने। जो व्यक्ति अपनी पार्टी को नहीं चला पा रहा है वो देश चलाएगा? अरे इनको तो कोई पूछ नहीं रहा है। अभी हैदराबाद में इतनी बड़ी रैली हुई थी बीआरएस की, इनको बुलाया गया था क्या? पूछिए ना जरा। अभी जयराम रमेश जी का कल स्टेटमेंट आया था, पता नहीं अजय जी कैसे बोल रहे हैं। जयराम रमेश जी ने कहा था हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो नीतीश कुमार जी के नाम पे सहमति जनता दल यूनाइटेड में नहीं है, बिहार में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, बीआरएस में नहीं है, वो सपना देख रहे हैं। ठीक है, आपने भी नाम ले लिए इतने सारे, दिग्विजय सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, XYZ, लेकिन बीजेपी भी तो एक खेल करती है ना। इधर से पलटे, इधर बिठा लिया, फिर इधर से पलटे। जब आपको पता है जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर आज तक धोखा ही देते आ रहे हैं, तो आपने काहे किया था 3-3 बार अलायंस उनके साथ? देखिए ऐसा है कि लालू जी बहुत अच्छी बात करते थे नीतीश जी के बारे में कि इनके अतड़ी में दांत है, इनके पेट में दांत है, ये क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, कुछ किसी को पता नहीं है। लेकिन बिहार की जनता ने देख लिया है। 2010 में हमारे साथ सरकार बनाए थे, चले गए महागठबंधन में। 15 में उनके साथ सरकार बनाए थे, आ गए हमारे साथ। 20 में हमारे साथ सरकार बनाए थे, उनके साथ चले गए। तो ये जो नीतीश जी का राजनीतिक चरित्र है, ये बिहार के लोगों के सामने आज एक्सपोज हो गया है। नौजवान पे लाठी चलते रहे, लोग मरते रहे, घर जलता रहे, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पे रहे। नीतीश जी का बस एक ही प्राथमिकता है, मेरी कुर्सी बची रहे भाई। यही तेजस्वी यादव कुर्सी कुमार कहते थे, यही तेज प्रताप पलटू चाचा कहते थे। इस व्यक्ति में स्वाभिमान नहीं है, नैतिकता नहीं है, लेकिन तब भी कुर्सी पे बने रहना कोई इस व्यक्ति से सीखे भाई। ठीक है, सीधे मैं सुनील सिंह जी के पास चलता हूं। सुनील सिंह जी, कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गुरु प्रकाश जी ने। वैसे बहुत नाप तौल के वो अपने शब्द लेते हैं, लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या सरकार का इकबाल बिहार में बचा है? क्या नीतीश कुमार का इकबाल बिहार में बचा है? हाँ या ना में बता दीजिए मुझे। देखिए, नीतीश सरकार का इकबाल था, है और रहेगा। अगर किसी को इससे इतर सोचना हो तो मेलोडी खाए खुद जान जाए, अपराध करके देखे, फिर देखे उसकी क्या हश्र होती है। एक बात। दूसरा, गुरु प्रकाश जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के सपने देखते हैं। देखिए, अनेकों नेक बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट किया है कि विपक्षी एका के वो सूत्रधार और मालाकार बनकर भाजपा मुक्त भारत की शुरुआत जो हमने बिहार से की है, उसको पूरे देश में 2024 में भाजपा को शासन से खदेड़ेंगे। उन्होंने अनेक बार स्पष्ट किया है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। और जहां तक रह गई भाजपा की बात, भाजपा के जब एनडीए में हम थे तो चुनाव जो हमने लड़ा था वो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उनके चेहरे पे लड़ा था। और एक एक वोट जो आए हैं वो नीतीश जी के चेहरे पर आए हैं, जिसको लेके भाजपा कंफ्यूज हो गई। और इस तरह के शब्दों का प्रयोग गुरु प्रकाश जी करना लाजमी है, क्योंकि उनके सत्ता जाने की छटपटाहट है और 2024 जाने का भय है। इन दो चीजों के बीच में वो छटपटाहट में परस्पर विरोधाभासी बयान दिए जा रहे हैं। खैर, ये उनकी मानसिकता, ये जस्टिफाइड है कि जिस तरह के मनोवैज्ञानिक चीजों से वो गुजर रहे हैं, ऐसे वाक्य वो बोलेंगे। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से संगीत रागी जी के पास। संगीत रागी जी, सरकारें इकबाल पे चला करती है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार का वो इकबाल जो था पहले, आज क्या राजनीतिक तौर पर बचा है?
कितनी क्रेडिबिलिटी आप मानते हैं नीतीश कुमार की है इस वर्तमान परिदृश्य में? देखिए, बिहार में यदि आप जाएं और नीतीश जी के बारे में चर्चा करें तो एक आम आदमी की जो राय है वो उससे बिहार का एक बड़ा प्रचलित शब्द है, इस आदमी ने घिना दिया है। घिना देना का मतलब आप समझ सकते हैं, और घिना देने का शब्द नीतीश के लिए इसलिए बनता है कि न तो कोई वैचारिक निष्ठा उनकी है, न कोई राजनीतिक निष्ठा है, और न ही कोई चारित्रिक निष्ठा है। आप ध्यान दीजिए कि यही तेजस्वी ने ये कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली जाते हैं तो बिहार भवन में न रुक करके कार बदल बदल के द्वारका में कहीं पर रुकते हैं। एक प्रकार से यह सीधा सीधा उनके चरित्र पर आरोप लगाया था, और इसके बावजूद इस बात का रिबटल न कर करके उसी आदमी के साथ सत्ता का संयोजन कर लेना अपने आप में बताता है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पवित्रता कहाँ है, राजनीतिक निष्ठा कहाँ है, वैचारिक निष्ठा कहाँ है। दूसरी बात, देखिए, बिहार में सब कोई जानता है कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के पर्याय हो चुके हैं, और लालू पार्टी जहां भी रही है वह एक गुंडाइज्म का भी एक प्रतीक माना गया है बिहार के अंदर, लॉलेसनेस जिसको जंगल राज कहें, जिसके खिलाफ नीतीश लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम सुशासन लाएंगे। उसी गुंडे तंत्र के साथ, उसी भ्रष्टाचारी तंत्र के साथ नीतीश कुमार जाकर के सत्ता में चले जाते हैं। तो इससे भी ये बात समझ में आती है कि इस व्यक्ति की राजनीतिक चरित्र क्या है, इस व्यक्ति की राजनीतिक निष्ठा, वैचारिक निष्ठा कहाँ पर है। तीसरी बात, हम चुनाव को देखते हैं। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो नीतीश बाबू की पार्टी को 16.2% वोट, 0.2% वोट आया था पार्लियामेंट के अंदर। तब जो है वो भारतीय जनता पार्टी इनसे कहीं अलग 22 सीट जीत लाई थी, इनको 2 सीट मिला था। इनकी सारी हैसियत पता लग गई थी। बाद में जाकर के मैं तो दोषी मानता हूं भारतीय जनता पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के विधायकों की संख्या होने के बावजूद भी इनको मुख्यमंत्री बना करके इनको जमीन दिया था, और उस जमीन का इस आदमी ने इतना दुरुपयोग किया कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है उसी को बर्बाद करने में लग गया। आप सोचिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का खोलना, वहां पर उसका ब्रांच खोलना, यह सोचिए कि बांग्लादेशियों को शरण देना, एक प्रकार से नीतीश सरकार के समय पीएफआई के हब बन चुका है बिहार। यह सारा नीतीश की देखरेख में हुआ है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को, मुझे ऐसा लगता था कि जितना विरोध करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश का विरोध नहीं किया। ठीक है, मैं ये मानता हूं। चलिए, ये दूसरा एस्पेक्ट है। अभिषेक यादव जी के पास चलते हैं और उनसे सीधा एक एस्पेक्ट लेते हैं। संगीत जी रुक जाइए, छोटा रखते हैं तो सबको बोलने में भी आसानी होगी और सब अपना पॉइंट साफ रख पाएंगे। अभिषेक यादव जी, जेठुली में इसलिए हुआ कि यादवों के 2 लोकल गैंग आपस में भिड़ गए, मानते हैं आप ये? नहीं, देखिए, ये एक कोएक्सीडेंट भी बोले जा सकते हैं। अब कहीं पे एक्सीडेंट से गोली नहीं चलती सर, 50 राउंड से ज्यादा नहीं। अब देखिए, अब बिहार में सुशासन का राज है, नीतीश तेजस्वी जी का राज है। जो गलत करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा, ठीक है ना। मैं अभी संगीत रागी जी से की सुन रहा था बात। अभी 7-8 महीने पहले जो बिहार में आम गोली चलना, हत्याएं होना, छिनैती होना, तब वो ये कहाँ थे, तब इनकी आवाज कहाँ दबी थी, ठीक है। किसी भी क्राइम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। क्राइम है, क्रिमिनल को सजा मिलेगी, वो सलाखों के पीछे जाएगी, ये आप तय मान लीजिए। क्रिमिनल किसी का नहीं होता है, न किसी का सगा है, न किसी जात का होता है, न किसी पार्टी का होता है। क्रिमिनल होता है और उसको सजा मिलेगी, ठीक है ना, ये मान लीजिए। अच्छा अभिषेक जी, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको भरोसा है कि नीतीश जी रहेंगे 2014 तक साथ और बोले कि तेजस्वी को गद्दी देंगे वो? नहीं, गद्दी देंगे ये समय की बात है चौरसिया जी। मैं ये उस बातों पे टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, बड़े लोगों की बात होती है, संगठनात्मक
वो चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा, क्या टाइम रहेगा। अभी जो बात हो रही है कि भाई बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, चाहे इधर से उधर कोई लोग जाते हैं तो उनकी अपनी एक निजी राय होती है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा गए या कोई गए, तो उनका एक अपना पॉलिटिकल वेंडेटा, उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। पहले भी बीजेपी के साथ रहे, फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, वो उनका अपना नीति है। उन्होंने एक एजेंडा तय कर लिया था, बहुत एक क्या कहते हैं महत्वाकांक्षा पाल रखा था, अपने आप को उत्तराधिकारी मान रहे थे कि मैं ही उत्तराधिकारी हूँ, जैसे गोद लिया हुआ बेटा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता राजनीति में, कोई भी किसी का ऐसा नहीं होता चाहिए कि जाकर के आप पूरी आस्था के साथ पहले वहाँ काम करना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। आप जब से आए हैं पार्टी में, तेजस्वी तेज प्रताप ने बड़ा काम किया जनता के लिए। आपने सीधे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सीएम का कैंडिडेट सब बना दिया। तेजस्वी ने भी किया इतना काम, तेज प्रताप ने भी किया, मीसा जी ने भी किया। तेजस्वी जी के काम को देखिए सर, रोज काम हो रहा है बिहार में, क्यों नहीं काम हो रहा है? सर ये बताइए ना, खानदान के होते तो क्या बनते, खानदान से नहीं होते तो क्या बनते? चौरसिया दीपक जी मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। ऐसे कई खानदान भाजपा में भी हैं जो बने हुए हैं, बन के बैठे हैं, मठाधीश बने हुए हैं। चाहे माधवराव सिंधिया का ले लीजिए, अनुराग ठाकुर का ले लीजिए, क्या प्रेम सिंह धूमल जी नहीं रहते तो क्या अनुराग ठाकुर बनते? आप उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हो? तेजस्वी जी आदरणीय लालू यादव के सुपुत्र हैं, जो अंतिम पायदान में बैठे हुए लोगों को बिना जात पात, बिना धर्म जात के लोगों के लिए काम करते हैं और 24/7 काम करने के लिए तैयार हैं। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, समझ रहे हैं ना? ये भाजपा ही है, संघी है, इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति करना आता है। ये देश में सिर्फ दंगा फैला करके देश की गद्दी पे बैठना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना? सर बैठना नहीं चाह रहे, बैठे हुए हैं देश की गद्दी पे, 9 साल से बैठे हुए हैं। दूसरी बार चुनने के लिए जाएंगे। मैं फिर से आ रहा हूँ, फैक्ट्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। संगीत रागी जी हाथ उठा रहे हैं, एक क्विक कमेंट संगीत जी, फिर मैं अजय आलोक जी के पास जाऊंगा। एक क्विक कमेंट। देखिए दीपक जी, विपक्षी एकता के लिए एक सबसे बड़ा जरूरी बात यह है कि कोई एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व हो जिसका पैन इंडियन अपील हो और उसकी चारित्रिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि इतनी स्वच्छ साफ सुथरी हो कि सारे लोग उसके साथ आ सकें। जैसे जेपी आंदोलन में आपने देखा होगा, जेपी का नेतृत्व ऐसा था, मोरारजी भाई देसाई का नेतृत्व था। जब बीपी सिंह निकल करके आए तो उस समय बीपी सिंह भी एक स्वच्छ छवि लेकर के आए। साथ साथ एक ऐसा बड़ा मुद्दा होना चाहिए जो पूरे देश को झकझोरता हो और साथ लोगों को खड़ा करने की ताकत रखता हो। आज के दिन में विपक्ष में एक भी नेता उस चरित्र का नहीं है, उस स्टेचर का नहीं है। राजनीतिक सुचिता में उसका वह इतना नीचे गिरा हुआ है कि कोई भी जनता उसे एक्सेप्ट नहीं करती। बीजेपी में तमाम गलतियां होंगी, लेकिन कोई भी विपक्ष के नेता को जनता यदि स्वीकार नहीं करती है तो इसका मतलब है कि उनकी क्रेडिबिलिटी अपने आप बहुत खराब है। ठीक है, मैं सीधे अजय उपाध्याय जी के पास चलता हूं। अजय उपाध्याय जी, क्रेडिबिलिटी के बाद परसेप्शन। राहुल जी ने बहुत अच्छी यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, सब जगह जो है उनको तारीफ मिली, लेकिन इसके बावजूद इतने दिनों की मेहनत के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार के खिलाफ कोई नेशनल नैरेटिव नहीं बना पाए। किस डायरेक्शन में 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे और क्या राहुल गांधी को अपने नेता के तौर पर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, बीआरएस, आम आदमी पार्टी एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय नैरेटिव बनाने की बात है तो सबने देखा है 3 मुद्दे देश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोहब्बत की दुकान हम खोलने चले थे और हम सफल हैं उसको कि आज जो है नफरत का माहौल कम हुआ है इस देश में, और ये नैरेटिव था उनका। बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, इस पर भी लगातार बहस आप भी करते हैं चैनलों में आज के डेट में। और आय की असमानता, मोदी जी ने जरूर काम बहुत अच्छा किया है, उनकी विश्वसनीयता एक मामले में बढ़ी है कि उन्होंने अपने मित्र को सबसे ज्यादा संपत्ति संकेंद्रित करने के लिए कामयाब बनाया है। लगभग 50 गुना संपत्ति 2 साल में बढ़ गई है उनके मित्र की, और आम लोगों की संपत्ति सबसे कम हो गई है। 1% के पास 40% संपत्ति संकेंद्रित हुई है। ये नैरेटिव है देश का और ये नैरेटिव चलेगा और ये आएगा। जहां तक बात विश्वसनीयता की, ये नैरेटिव वोट दिला पाएगा पार्टियों की? अजय उपाध्याय जी, बात आप ठीक कर रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, ये नैरेटिव वोट दिला पाएगा? देखिए,
एकदम दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं। इस देश में जिस तरह से गरीबी और महंगाई से आम जनमानस त्रस्त है, जिस तरह परेशान है, जिस तरह झूठे वादे उनके साथ लगातार किए जा रहे हैं और धोखे दिए जा रहे हैं, और जिस तरह समाज को लगातार तोड़ने का काम किया जा रहा है। ठीक है, मैं आगे आऊंगा। गुरु प्रकाश जी को जवाब देने दीजिए। अजय जी, गुरु प्रकाश जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं मूल सवाल पर आऊंगा और सुनील सिंह जी से भी उस पर बात करूंगा। गुरु प्रकाश जी बताइए, ये नैरेटिव बन गया है महंगाई, बेरोजगारी और आय की असमानता और अडानी को सब कुछ दे देना। नहीं, मैं बिल्कुल सुन रहा था, और एक नैरेटिव होता है और एक वास्तविकता होती है। ये नैरेटिव है, बिल्कुल ये लोग चलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। G20 की अध्यक्षता भारत में है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भारत में है। आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं तो पूरे विश्व में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाता है। आप बाइडेन क्या कहते हैं सुन लीजिए, फ्रांस के राष्ट्रपति क्या कहते हैं सुन लीजिए, यूके के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं सुन लीजिए। ये सब गलत बोल रहे हैं। और बहुत अच्छी बात बोली अभी कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता ने कि नफरत का माहौल। कांग्रेस के अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने क्या कहा है, पिछड़े वर्ग से आने वाला प्रधानमंत्री आपको स्वीकार नहीं है। कभी मणिशंकर अय्यर उनका अपमान करते हैं, कभी सोनिया जी उनका अपमान करती हैं। आज तो हद हो गई। आज हद तब हो गई, मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघ दिया गया जब प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिताजी के नाम लेकर के उनका उपहास किया गया। मुझे लगता है कि राजनीति में वैचारिक मतभेद होना चाहिए। आपके अलग मत हो सकते हैं, मेरा अलग मत हो सकता है, लेकिन एक मर्यादा की सीमा होती है। कभी उनके जाति के नाम पे, कभी उनके पिता के नाम पे, कभी उनके माता के नाम पे। जब आपके पास कोई ठोस आइडिया नहीं है, कोई विजन नहीं है, आप पहले भी यही करते थे। दीपक जी, हम भूल गए हैं क्या? 19 के चुनाव के पहले रफाल, चौकीदार, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांगना पड़ा। 14 में देश की जनता ने बताया, 19 में देश की जनता ने बताया, 19 में तो इनके राजकुमार को अमेठी की जनता ने बता दिया, लेकिन अभी भी सच का सामना करने को तैयार नहीं है। आप करिए जितना आक्रमण करना है, आप कहिए हम गरीब हैं, हम पिछड़े हैं, हम वंचित हैं, हम शोषित हैं, लेकिन आज का दिन ऐसा है जब आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे बैठेगी। देश के इतिहास में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़ा का बेटा बनेगा, गरीब का बेटा बनेगा, चाय वाला बनेगा। और आप जो सामंती लोग हैं, आपको ये बात पचती नहीं है। ठीक है, मैं सीधे इसका जवाब अजय उपाध्याय जी से लूंगा। अजय उपाध्याय जी, इस नैरेटिव का मुकाबला कैसे कर पाएंगे जो गुरु प्रकाश जी ने खटाखट आपको सुना दिया? देखिए, गुरु प्रकाश जी ने जितनी बात रखी, लेकिन हमने तो सिर्फ 3 मुद्दे रखे थे, महंगाई, बेरोजगारी, आय की असमानता। उस पर कुछ नहीं बोल पाए। इनके मित्र को इतनी संपत्ति कैसे बढ़ रही है, न पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। हाँ, पानी पी पी के गाली प्रधानमंत्री जी जरूर देते हैं गांधी के परिवार के सरनेम को लेकर के। नेहरू जी पर गाली देना ये बहुत अच्छा लगता है इनको। मैंने गांधी परिवार के फादर को, देश के प्रथम प्रधानमंत्री को बेइज्जत करना इन लोगों को अच्छा लगता है। रोज पानी पी पी के देते हैं, और कोई स्लिप ऑफ टर्न हो जाती है किसी दूसरे से तो उसको हाय तौबा मचाते हैं। मचाइए, लेकिन देश में वही 3 मुद्दा है, उन्हीं 3 मुद्दों पर होगा। नफरत इस देश में नहीं चलने देंगे, चाहे आप जितना नफरत फैलाने का काम कीजिए सियासत के लिए। महंगाई और बेरोजगारी से जब तक इस देश के लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी, आप जितना लंबा लंबा जिलेबी बना लीजिए। लेकिन सच्चाई है कि दीपक जी को भी 100 रुपए के आसपास पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। दीपक जी के घर में भी 1100 रुपए का सिलेंडर जा रहा है। गुरु प्रकाश जी के यहां भी जो है तेल है, जो फॉर्चून है अडानी का, वो 170 और 200 रुपए किलो जाता है। और ये कहां है? क्यों नहीं इस पर बात होनी चाहिए? यही मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों पर होगी, आप भटकाएंगे और घबराएंगे और बौखलाएंगे। अजय उपाध्याय जी, प्लीज थोड़ा सा, मतलब थोड़ा हम छोटा छोटा रखें, सबको बोलने का मौका मिलता है मेरे शो में और मैं बहुत पेशेंस से सबको सुनता हूं। मुझे बताइए अजय आलोक जी, जो 3 बातें इन्होंने बताई, नफरत, महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये नैरेटिव चल पाएगा 2024 के चुनाव में? क्या नरेंद्र मोदी को, उनकी इमेज को, बीजेपी की मशीनरी को काउंटर करने के लिए काफी है? देखिए, ये नैरेटिव तो ये खैर मोदी जी के लिए 2002 से ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने चुनाव बीत गए, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री के रूप में हो। मोदी के खिलाफ नफरत का नैरेटिव फैलाने की कोशिश आज से नहीं हो रही है। ये होती रहेगी, ये लोग करते रहेंगे, ये मानेंगे नहीं। ये विफलताओं से भी नहीं मानने वाले व्यक्ति लोग हैं, तो इसलिए इनके बारे में क्या बोलूं। नैरेटिव बदल के कैसे काउंटर करना है वो विपक्ष सोच ही नहीं रहा है, तो फिर सोचने की जिम्मेदारी करवाना मोदी जी का काम तो है नहीं, ना ही दीपक चौरसिया का काम है। वो उनका काम है, उनको अपने ढंग से करने दीजिए। बिहार के प्रोस्पेक्ट में एक बात बताऊंगा आपको, क्योंकि आरजेडी के मेरे प्रवक्ता मित्र बैठे हुए हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है। उपेंद्र कुशवाहा जब छोड़ के गए तो इस सवाल पे गए कि आप नेतृत्व तेजस्वी को दे रहे हैं, तो
इसका मतलब आप पूरी पार्टी को, आप तेजस्वी को गिरवी रख रहे हैं। तो इससे जनता दल यू और समता पार्टी के उन वर्करों का अपमान होगा जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी लालू यादव के विरोध में। तो ये बात खटक गई नीतीश जी को, ये बात ललन सिंह जी को भी खटक गई कि ये तो हमारे पार्टी का नैरेटिव ही उपेंद्र कुशवाहा लेके भाग जाएंगे। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि जनता दल यू और आरजेडी मर्ज नहीं करेगी। और जो नीतीश जी तेजस्वी को खुले मंच से कह चुके थे कि आगे नेतृत्व इन्हीं को करना है, 2025 का चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, आज उस पर ललन सिंह पलट भी गए कि 25 अभी किसने देखा है, अभी 23 चल रहा है, जब आएगा तब देखेंगे कौन सीएम बनेगा, सीएम पे तब फैसला लेंगे। तो ये तेजस्वी यादव के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, क्योंकि फिर से वानर जाग रहा है। तो कहीं कुछ हो, उससे अच्छा है कि तेजस्वी मजबूती से अपने आप को स्टैब्लिश करें। युवा नेता है, मेरा तो मानना है कि मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी रहें, खुल के रहें, तो बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन काफी हद तक इंप्रूव कर जाएगा। लेकिन उनके झगड़ा लगा रहे हैं आप लोग, सेक्रेटरीज तक नहीं क्यों झगड़ा लगा रहे हैं? नहीं, मैं झगड़ा नहीं लगा रहा हूं, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने की बात कर रहा हूं। एक युवा कमान अगर रहेगा जो एक्टिव रहता है, 16 घंटे काम करता है। उससे पहले सबसे पहला सवाल सुनील सिंह जी, और मैं चाहूंगा कि आप साफ साफ जवाब दें, और मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि साफ साफ जवाब दें, चाहे गुरुप्रकाश जी हो चाहे अजय जी हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे, हाँ या ना? और दूसरा, क्या राहुल गांधी आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर मंजूर है? दोनों सवालों के जवाब। पहले आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, और नेतृत्व कौन करेगा इसको विपक्षी नेता मिलकर के बैठकर तय करेंगे और वो उनको मंजूर होगा। ठीक है, तो राहुल गांधी के नाम पर आपको कोई आपत्ति नहीं? देखिए, वो तो उन्होंने कहा ना कि जो कोई भी नाम छन के आएगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मंजूर होगा। मतलब राहुल गांधी का नाम अभी छना नहीं है? नहीं, अभी देखिए, अभी तो 2024 के चुनाव के विपक्षी एका की बातें चल रही है, और माननीय मुख्यमंत्री के 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास में उनकी विपक्षी नेताओं से मुलाकात हुई। ये अंदर का देखिए कि राजनीति में नेता पीपल्स एस्पिरेशन, जन आकांक्षाओं पर चलता है, और जनता की आकांक्षा है कि बीजेपी मुक्त भारत हो, तो नेता को चलना उसी मुताबिक है। नेता को एक होना पड़ेगा। ये डिस्कशन और चर्चाएं शुरुआत हो गई है, और उचित समय में नेतृत्व कौन करेगा ये भी तय हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जनता के इच्छाओं के अनुरूप चलना है, पीपल्स एस्पिरेशन के मुताबिक चलना है, इसलिए कोई उसमें बड़ी परेशानी की बात नहीं है। और विपक्षी एकता, जब लोकतंत्र की पुकार हुई है, हिंदुस्तान में विपक्षी एकता हुआ है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा सुनील जी, आप बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे कई सालों से जानता हूं। मुझे आप सही बताइए, जो अभी संगीत रागी जी ने कहा था, क्या कोई जेपी जैसा नेतृत्व है अभी? क्या कोई वीपी सिंह जैसा नेतृत्व है जो आकर नरेंद्र मोदी ने जो अपनी ब्रांड इमेज पिछले 9 साल में बनाई है उसको गिराना ढाना शुरू कर दे? क्योंकि जब तक आप उसको नहीं तोड़ेंगे आपके लिए वोट नहीं मिलने वाले। देखिए, मैं अगर कहूं तो मैंने कहा ना, लोकतंत्र में जन आकांक्षाओं से चलता है, और जिस तरह से सर जन आकांक्षा तो ये थी 2020 के अंदर कि आप बीजेपी के साथ सरकार चलाएं। आपने जनता से तो नहीं पूछा ना, जब नीतीश कुमार जी ने पाला बदला? नहीं, ऐसा नहीं होता है दीपक जी। कैसा होता है बताइए ना। होता है, देखिए मैं तो बता रहा हूं ना, जब अगर भाजपा गठबंधन में थी, आप एक बात पर सोचिए ना, भाजपा के इतने गठबंधन के लोग थे, अगर वो गठबंधन धर्म निभाती तो आज उनके गठबंधन के कितने साथी हैं? वो अकेला है। ये दर्शाता है, और भाजपा का नेतृत्व बिहार में आकर ये भाषण देता है कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम विलीन कर देंगे, और देखिए क्षेत्रीय पार्टी के साथ वो गठबंधन में है। सर अब तो नीतीश कुमार जी जेडीयू को आरजेडी में, मतलब आरजेडी का नेतृत्व जेडीयू के नेता होते हुए मानने को तैयार कर रहे हैं कि 2025 में उनके उसमें चुनाव लड़ेंगे। तो आपकी पार्टी के नेता भी ये बात बोल सकते हैं सुनील जी? आपकी बात बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ है। नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप अगर देखेंगे तो हमारा मुख्य एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा है कि भाजपा के कुशासन से जनता को मुक्ति दिलाना। और ये हमने तो 2020 में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़े थे? अगर भाजपा का कुशासन इतना बेकार था तो 2020 में इनके साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़े थे? देखिए, चाहे हम महागठबंधन के साथ रहे चाहे भाजपा के साथ रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय 1 या 7 निश्चय 2 पर ही काम करते हैं।
एजेंडा ये माननीय क्या बात मुख्यमंत्री हुई? जी सेट करते हैं। ये क्या बात हुई? एजेंडा मुझे मुख्यमंत्री। बताइए ना, और जनता अगर क्या- इनके ही कुशासन से मुक्ति दिलानी थी तो 2000 मात्र 3 साल पहले इनसे गठबंधन करके चुनाव क्यों लड़े थे आप? देखिए, लोकतंत्र में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से काम चलता है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जबकि भाजपा गठबंधन में साथ रहते अपनी बी टीम चिराग पासवान से करा करके एक अपने गठबंधन धर्म का हमारे पीठ में छुरा घोंपा, तो हम कैसे साथ रहते हैं आप बताएं? अरे आप तो मतलब आपको ये जानने में लगभग लगभग 2 साल लग गए कि चिराग ने ऐसा। कोई बात नहीं, मैं सीधे गुरुप्रकाश जी के पास चलता हूं, फिर संगीत रागी जी के पास आऊंगा। गुरुप्रकाश जी, मुझे बिल्कुल सीधा जवाब दीजिए। आप भी जो है जब ये पलटते हैं, आपको पिछली बार सत्ता चाहिए थी तो आपने बोला चलो ठीक है, नीतीश कुमार जी पलट के हमारे पास आ रहे हैं, आइए इनके साथ मिलकर ही कुछ दिन जो है सरकार खेल लें। तो आप भी कोई बहुत अलग नहीं है नीतीश कुमार जी से, वो पलटते तो आप भी पलटते। नहीं दीपक जी, देखिए, अगर हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो जब से नीतीश जी महागठबंधन में गए हैं, और मैं जानता हूं कि आप भी इस बात से भली भांति अवगत हैं, 3 उपचुनाव हुए हैं बिहार में, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बाई इलेक्शंस हुए बिहार में, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और मोकामा। इन 3 में से 2 जगह जहां महागठबंधन एक साथ था, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा था, इनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पटना समेत पूरे बिहार में मेयर और उप मेयर का चुनाव हुआ है, इनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो बिहार की जनता ने देख लिया है। अब आखिरकार ऐसी स्थिति क्या बनी? आपकी पार्टी में यदि लोकतंत्र होता तो पिछड़ों के इतने सम्मानित नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना होता? मैं तो पूछना चाहता हूं आपसे, आपके यहां लोकतंत्र नहीं है, दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व कौन है? सुनील सिंह जी यहां बैठे हैं, बहुत सम्मानित नेता और प्रवक्ता हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि नीतीश जी का उत्तराधिकारी कौन है जनता दल यूनाइटेड में या बिहार की सरकार में? हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, राजतंत्र में नहीं रहते हैं। और लोकतंत्र में रहने के बावजूद जब नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि 2025 में मेरे उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे, तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं हम जयप्रकाश के चेले हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं हम राम मनोहर लोहिया के चेले हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कर्पूरी ठाकुर के चेले हैं। इन सभी लोगों की विरासत के साथ अगर अन्याय, अपमान और अत्याचार किसी ने किया तो नीतीश कुमार जी। देखिए मैं अभिषेक जी को कह रहा हूं, अभिषेक जी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आज लल्लन सिंह जी बोल चुके हैं कि 2025 अभी किसने देखा है। तो आपको डर लगता है कि किसी दिन सुबह उठेंगे और नीतीश कुमार जी फिर बीजेपी के पाले में? कभी कभी तो लगता होगा ना सर? नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं जी। हर आदमी अपनी तरीके से राजनीति करता है, और हमारा गठबंधन है, महागठबंधन की सरकार बिहार में पूरे जोर शोर से चल रही है, इसमें कोई दो राय मत नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसमें अब ये जो सामंतवादी लोग हैं, मैं गुरु प्रकाश जी का अभी बात सुन रहा था, और ये तो ऐसे लग रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई इनसे पहले बिहार में जब ये थे तो बिहार में सब कुछ ठीक ठाक था, और इनके जो नेता हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे सही सब ऐसे छवि के हैं जो ऊपर से उतर के है, और तेजस्वी जी के बारे में ऐसे बयान कटाक्ष करते हैं जैसे पता न रहे भाई जिनके हम वापस उन बातों पे जा रहे हैं। मेरे पॉइंटेड सवाल का आपने थोड़ा घुमा फिरा के जवाब दे दिया, लेकिन चलते चलते संगीत रागी जी के पास जाना चाहूंगा। संगीत रागी जी, आप भी जो है जैसे नीतीश कुमार मतलब सत्ता का मजा लेने के लिए आरएसएस से जुड़े लोग या आरएसएस की विचारधारा को भी जब मौका मिलता है फिसल गए तो हर हर गंगे। नीतीश कुमार जी के साथ भी आप महागठबंधन में वो थे, आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा, बीजेपी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा, मोदी जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन फिर भी सत्ता के लिए आप लोगों ने हाथ मिला लिया। देखिए, मैं तो राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं शुरू से ये मानता रहा हूं कि आपको अपने वैचारिक अधिष्ठान पर ही आपको राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि बिहार को जिस दुर्दशा में, जिस आतंकवाद की दुर्दशा में नीतीश जैसे निकृष्ट व्यक्तित्व ने ढकेल दिया है, उसका दंश बिहार जो है आने वाले दशकों तक झेलेगा। मैं इसे बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लालू और नीतीश दोनों के निकृष्ट नेतृत्व ने बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन बर्बाद कर दिया, बिहार को पीएफआई का हब खड़ा बना करके छोड़ दिया। मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, संगीत जी कंक्लूड करिए। बिहार को पीएफआई का हब बना करके छोड़ दिया। जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान आए थे वो पूरा पूर्णिया, ये सारे किशनगंज, सारी डेमोग्राफी बदल करके छोड़ दी। इसके परिणाम आने वाले दिनों में बिहार के लिए बहुत भयानक। सुनील सिंह जी, और
सिर्फ सत्ता के लिए नीतीश और लालू दोनों ने इसका कंप्रोमाइज किया। दीपक जी, पहले तो संगीत रागी जी ने नीतीश जी को निकृष्ट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा। मैं घनघोर आपत्ति प्रकट करता हूं, इनको माफी मंगवाइए। ठीक है, प्लीज व्यक्तिगत कमेंट ना करें। मेरी संगीत रागी जी से भी गुजारिश है, बाकी पैनलिस्ट से भी गुजारिश। शब्दों के चयन में सावधानी बरते, अपनी विचारधारा बोलने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब आप हर तरह के विशेषण का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे जो भारत का डंका बजने की बात गुरु प्रकाश जी कर रहे हैं और नेतृत्व कौन होगा ये कर रहे थे, मैं दो प्रश्न करूंगा। एक, कि मोदी के बाद नेतृत्व कौन है वो भाजपा में बता दें। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय में जो मामले कर रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतवर्ष का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध की इतनी गिरावट है कि पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। सुनील जी, मेरे पास इतना ही वक्त है, माफ कीजिएगा गुरु प्रकाश जी, ये चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक दिन मैं सुनील जी को भी बुलाऊंगा, इसको भी बुलाऊंगा, क्योंकि G20 में ऐसी बहुत मौके आने वाले हैं, बहुत मौके आएंगे, हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल हमारे कार्यक्रम कसम संविधान की में इतना ही। लेकिन चलते चलते एक बात कहूंगा, इस बात पे हमको जरूर विचार करना चाहिए और आप सोचिएगा जरूर कि क्या राष्ट्रीय ख्वाब देखने से पहले किसी भी नेता को या किसी भी दल को अपने घर को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है। सोचिएगा जरूर।